दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 इन चारों प्रश्नों को काफ़ी सरल तरीके से हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसे अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो इस प्रश्न में जैसे जैसे कहा गया है हम लोग वैसे वैसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। और डायग्राम बनाने के बाद ये प्रश्न बहुत सरल हो जाता है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना लेते हैं। 1.5 मीटर मान लेते हैं ये लड़का है, ठीक है। और नीचे ये हम लोग धरती बना लेते हैं, भूमि। ये लड़का एक यहाँ पे एक भवन है, इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है ना। ये भवन हो गया, इससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। और इस भवन की ऊंचाई कितनी है? इस भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे हम लोग इस तरीके से चित्र बनाते जाएंगे। अब कह रहा है कि जब ये लड़का इस भवन की ओर कुछ दूरी चलता है तब इसका उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़ कर के 60 अंश हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लड़का यहाँ से चल के अब यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। तब उन्नयन कोण इस भवन के शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़ के 60 अंश हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तक चला, ठीक है ना। तो आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब प्रश्न में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। तो देखिए लड़का ये खड़ा है और यहाँ से इस शिखर को देख रहा है, ठीक है ना। तो इसके आँख से इस शिखर के बीच ये रेखा दृष्टि रेखा हो गई और इसके आँख से बिल्कुल सीधी रेखा यानी धरती के समांतर, इस धरती के समांतर रेखा जो होगा ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा और इसके बीच ये हमारा उन्नयन कोण होता है। तो ये कोण हो जाएगा 30 अंश, ठीक है ना। तो शुरू में ये 30 ही अंश था, फिर जब ये कुछ दूरी यहाँ पे आ गया तब उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी अब उसकी आँख यहाँ पे है तो यहाँ से देखेगा इस शिखर को तो उन्नयन कोण हो जाएगा 60 अंश, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना मीटर दूर चला है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको x मीटर मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जहाँ जहाँ पे इस तरीके से बिंदु है उसका हम लोग नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा A, B, इस बिंदु को C नाम दे देते हैं, इसको D, ये हो जाएगा E, फिर इसको नाम दे देते हैं F और इसको नाम दे देते हैं G, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना लड़का भवन की ओर x मीटर चला, ठीक है ना, यही x मीटर। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो हमारा पूरा एक आयत बन जाएगा, A, F, E, B, ये पूरा आयत बन गया। तो जब इसकी लंबाई 1.5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लंबाई कितना होगा? 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से G और E तक की लंबाई 30 मीटर है और F से लेकर E तक 1.5 मीटर है। तो GF की लंबाई क्या होगा? पूरे में से इतना घटा देंगे तो इस GF की लंबाई आ जाएगी। तो 30 में से 1.5 घटाइए तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 28.5, ठीक है। तो इस तरीके से GF की लंबाई हो गई 28.5। अब इसके बाद से देखिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज GDF में, त्रिभुज GDF में। तो हम लोग त्रिभुज GDF में tan का फार्मूला लगाते हैं। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये आप सभी को पता होगा। तो इस त्रिभुज में tan थीटा लगाएंगे तो थीटा बराबर 60 अंश है। तो ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब हो जाएगा क्या? लंब हो जाएगा
GF। तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा GF बटा आधार हो जाएगा DF, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं DF। तो यहाँ से देखिए GF का मान क्या है, यहाँ से हमने GF का मान लिखा है 28.5, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 28.5 बटा DF का मान हमें नहीं पता है, ये हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए tan 60 अंश का मान क्या होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3, फिर ये बराबर हो जाएगा 28.5 बटा DF, ठीक है। अब देखिए DF का इधर गुणा कर देंगे और √3 का इधर भाग दे देंगे, तो यहाँ से DF बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3। अब नीचे से हम लोग रूट वाले को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए √3 से गुणा कर देंगे और √3 से भाग दे देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 28.5 √3 बटा, नीचे इन दोनों का गुणा करेंगे तो केवल 3 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ से ये हो जाएगा DF बराबर, अब 3 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 3 9 27 हासिल 1, फिर हो जाएगा 0.3 5 15 √3, यानी कि DF का मान आ गया इतने मीटर, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग इस त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज AGF, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AGF में, त्रिभुज AGF में, तो इसमें भी हम लोग tan वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। तो देखिए इस त्रिभुज AGF में, अब देखिए ये त्रिभुज इतना हो गया, ठीक है ना, AGF। तो इस त्रिभुज में लंब हो जाएगा GF और आधार हो जाएगा AF, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा GF, आधार हो जाएगा AF, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, तो लंब हो जाएगा GF बटा आधार हो जाएगा AF, ठीक है। तो यहाँ से बराबर लिखेंगे GF बटा, अब देखिए AF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AF को हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस DF, तो हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा AD प्लस DF। अब इसके बाद से हम लोग इन सभी का मान रखते हैं, तो इन सभी का मान रखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि AD का मान हम लोग क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक आयत बन रहा है ADCB, ठीक है। तो इस आयत में AD बराबर होगा BC, यानी कि AD बराबर हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि AD बराबर BC और ये दोनों बराबर है x के, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं ये भी एक आयत है, तो AD बराबर BC हो जाएगा और इन दोनों के बराबर x मीटर है। अब चलिए हम लोग सभी का मान रखते हैं, तो tan 30 अंश बराबर होता है 1 बटा √3 बराबर, अब GF का मान हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए, अब देखिए GF का मान यहाँ पे दिया गया है 28.5, तो हम लोग उसको यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो जाएगा 28.5 बटा, अब AD का मान x हो जाएगा, यहाँ पे x रख लेते हैं, फिर प्लस, अब DF का मान क्या है, देखिए DF का मान हमने निकाला था 9.5 √3, तो इसको भी लिख लेते हैं 9.5 इंटू √3। अब हम लोग इसी को हल करके x का मान निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग x प्लस 9.5 √3 का 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करने के बाद ये पूरा उतना ही आ जाएगा, x प्लस 9.5 √3 बराबर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ठीक है। तो 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा x बराबर 19 इंटू √3 मीटर, ठीक है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वह लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चला। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका भी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं भूमि को दर्शाने के लिए। ये हो गया एक रेखा, ठीक है। यहाँ पे वो बिंदु हम लोग मान लेते हैं। इसके सामने हम लोग यहाँ पे भवन इस तरीके से बना देते हैं और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार है, हम लोग यहाँ पे संचार मीनार बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जो ये बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ पे ये संचार मीनार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर संचार मीनार है और नीचे ये पूरा भवन है। इस भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर इसमें दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं इस बिंदु से, ठीक है ना। तो हम लोग इस बिंदु से सबसे पहले इस तल को मिला देंगे, ये जो संचार मीनार है इसके तल से मिला देंगे, फिर इसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर से मिला देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको उन्नयन कोण बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बिंदु से इस संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण देखते हैं। तो इस बिंदु से इस तल के बीच रेखा हो जाएगा, फिर इस बिंदु से बिल्कुल सीधी रेखा, इसके बीच जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। तो ये हो जाएगा 45 अंश, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि इस संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इस बिंदु से संचार मीनार के शिखर के बीच ये रेखा हो जाएगा, फिर इसके बिल्कुल सीध में रेखा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच कितना है कोण? 60 अंश है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो संचार मीनार है इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इनका हम लोग नाम दे देते हैं, ए, इसको बी, इसको हम लोग सी नाम दे देते हैं और इसको डी नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस संचार मीनार को हम लोग एच मीटर मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, माना संचार मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में इसमें हम लोग tan वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 अंश। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये रहा कोण 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा BC बटा आधार हो जाएगा AB। तो BC का मान हमें पता है 20 मीटर भवन की ऊंचाई, फिर बटा ये हो जाएगा AB, ठीक है ना। अब देखिए tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 20 बटा AB। तो यहाँ से AB का मान कितना आ जाएगा? AB का 1 में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा AB बराबर 20 मीटर, यानी कि AB का लंबाई आ गया 20 मीटर। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में कोण हो जाएगा 60 अंश, लंब हो जाएगा BD, आधार हो जाएगा AB, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी हम लोग tan वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा BD, आधार हो जाएगा AB। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंब BD, आधार हो जाएगा AB, फिर बराबर। अब देखिए BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा BC प्लस CD, फिर बटा हो जाएगा इसका AB। अब चलिए सभी का मान रख लेते हैं। तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर BC का मान, भवन की ऊंचाई है, BC का मान हम लोग रख लेते हैं 20 मीटर। यहाँ पे देखिए BC का मान 20 मीटर है और CD का मान h मीटर है। तो BC का मान 20 मीटर हो गया, CD का मान h मीटर, फिर बटा AB का मान हमने यहाँ पे निकाला ही है, AB का मान भी 20 ही मीटर है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 20 का गुणा इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 प्लस h, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे 20 है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 20 √3 माइनस 20। अब यहाँ से हम लोग 20 इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरीके से संचार मीनार की ऊंचाई आ गई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडस्टल क्या होता है? जिसके ऊपर मूर्ति रखी होती है, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेडस्टल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये हमारा हो जाएगा पेडस्टल, ठीक है। और इस पेडस्टल के ऊपर यहाँ पे 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी गई है। ये हमारी हो जाएगी मूर्ति 1.6 मीटर ऊंची, ठीक है ना। और ये हम लोग यहाँ पे सीधी एक रेखा खींच देते हैं, ये हो जाएगा भूमि, ठीक है। भूमि पर यहाँ पे एक बिंदु है, तो इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पे ये मूर्ति है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडस्टल यहाँ पे है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो हम लोग ये रेखा खींच के मिला देते हैं। फिर ये जो कोण बनेगा ये हो जाएगा 45 अंश, यानी कि ये पूरा कोण हो जाएगा 60 अंश और इतना हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है पेडस्टल की ऊंचाई। यहाँ पे ये रहा पेडस्टल, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं h मीटर, ठीक है ना। चलिए नाम दे देते हैं इन सबको। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है। लिखेंगे माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है। अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हम लोग tan वाला फार्मूला लगाते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्नों में केवल tan वाला ही फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे tan 45 अंश। देखिए त्रिभुज ABC में ये रहा कोण, तो ये 45 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान है BC, आधार का मान है AB, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए tan 45 अंश, तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर BC का मान हो जाएगा h बटा AB को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब AB का 1 में गुणा करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा AB बराबर h, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग त्रिभुज ABD में tan वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा BD, आधार हो जाएगा AB। तो लंब को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं BC प्लस CD, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा BC प्लस CD बटा हो जाएगा AB, ठीक है ना। अब हम लोग इन सभी का मान रख लेते हैं। तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर BC का मान हो जाएगा h मीटर, फिर प्लस CD का मान हो जाएगा 1.6 मीटर। यहाँ पे 1.6 बटा AB का मान हमने निकाला ही है, इसका भी h मीटर होगा। अब यहाँ से h का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √3 इंटू h बराबर इधर हो जाएगा h प्लस 1.6। अब इसके बाद से h को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √3 h माइनस h बराबर 1.6। अब देखिए h इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो h कॉमन लेने पर ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे h का गुणा हुआ है इतने में, तो इधर हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा h बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग प्लस लगा लेते हैं। तो √3 प्लस 1 ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से ऊपर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे इन दोनों का। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1, ठीक है ना।
तो यहाँ से देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा और 2 से इसमें हम लोग भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। तो इस तरीके से पेडस्टल की ऊंचाई इतने मीटर आ गई। तो इस तरीके से ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि जो मीनार का सबसे निचला हिस्सा होता है उसी को पाद बिंदु कहते हैं। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि भवन के सबसे निचले हिस्से से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये एक भूमि रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मीनार मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग भवन मान लेते हैं। भवन से ऊंचा होगा मीनार, इसीलिए हमने यहाँ पे मीनार को ऊंचा दिखाया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी ये जो मीनार है इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भवन का शिखर यहाँ पे है, इसका उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, यानी कि ये जो है ये हो गया 30 अंश, ठीक है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु यहाँ पे हो गया, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि मीनार का शिखर यहाँ पे है। तो इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से, तो ये जो कोण है ये कह रहा है कि ये 60 अंश है, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, यानी मीनार की ऊंचाई भी दे दिया गया है 50 मीटर ऊंचा, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग भवन की ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं। अब चलिए सबका नाम दे देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ठीक है। तो लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। अब इसके बाद से लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज BDC में हम लोग tan वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा CD, आधार हो जाएगा BC। तो CD का मान कितना है h हो जाएगा, फिर बटा BC का मान कितना हो जाएगा BC ही रहेगा। तो यहाँ पे tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, ये इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए BC का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर h का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू h। तो इस तरीके से BC की लंबाई इतना आ गया। अब हम लोग त्रिभुज ABC में tan वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो इसमें हम लोग लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, क्योंकि ये रहा कोण, तो हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान हो जाएगा AB, आधार का मान हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा AB बटा BC। तो tan 60 अंश का मान होता है √3, फिर बराबर AB का मान इसमें दिया गया है 50 मीटर बटा BC का मान हमने निकाला है इतना √3 इंटू h, ठीक है ना। तो अब इसके बाद से देखिए √3h का √3 में गुणा करेंगे, तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये पूरा 3 हो जाएगा, फिर ये h बराबर 50, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 50/3, ठीक है ना। तो जब आप 3 से 50 में भाग देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आता है 16 सही 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर ऊंचा आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये चारों क्वेश्चन काफ़ी सरल तरीके से हल कर लिया। तो अगर आप ऐसे ही सरल तरीके से कक्षा 10 के NCERT मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।